हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स पर। स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग जिस टाइप के फ्लूइड का बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड तो कुछ अजम्पशंस है। जैसे अपना जो फ्लूइड रहेगा वो इनकम्प्रेसिबल, मतलब जिसका कि डेंसिटी चेंज नहीं हो सकता है, नॉन विस्कस जिसमें कि फ्रिक्शन नहीं है, और इररोटेशनल। लिक्विड जब फ्लो कर रहा होगा तो उसमें ऐसे वॉर्टेक्स क्रिएट नहीं हो रहा है ना, बीच बीच में जो लिक्विड कहीं पे अगर फ्लो कर रहा होता है, नदी में अगर हम लोग देखते हैं कि ऐसे वॉर्टेक्स क्रिएट हो जाता है, तो उस टाइप का नहीं है। तो इररोटेशनल है, इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस मतलब फ्रिक्शन नहीं है, लिक्विड के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन ऑफर नहीं हो रहा है। आगे चल के क्योंकि हम लोग विस्कस लिक्विड के बारे में बात करेंगे, विस्कस लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें फ्रिक्शन है, ठीक है, और प्रैक्टिकली फ्रिक्शन होता ही है। तो हम लोग आइडियल फ्लूइड का बात कर रहे हैं। इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड इररोटेशनल। फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो दो टाइप का फ्लो हो सकता है। एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। इस पूरे चैप्टर में हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो होता क्या चीज़ है, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सा भीड़ है ना, कहीं पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और अचानक से वहाँ पर किसी वजह से भगदड़ मच जाए, ठीक है, किसी भी वजह से लोग पैनिक कर गए और पैनिक करने पर वहाँ पर भगदड़ मच जाएगा। तो भगदड़ मचने पर सब लोग रैंडमली, कोई जिसको जिधर जगह मिल रहा है उसको पता नहीं किधर जाना है, रैंडमली इधर उधर दौड़ रहा है। एक दूसरा सिचुएशन कंसिडर करते हैं। एक रेस होने वाला है ना, सब अपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं जिन लोगों को दौड़ना है, और सबका प्रॉपर लेन बना हुआ है जिस लेन पर वो दौड़ेंगे और रेस कंप्लीट करेंगे। दौड़ने के प्रोसेस में जब रेस स्टार्ट होता है, सब लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो दौड़ने के दौरान सब अपने अपने लेन को मेंटेन करते हैं, कोई एक दूसरे के लेन को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब ये वाला जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, इसमें जो भी मोशन हो रहा है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, और वो जो भगदड़ वाला मोशन था वो बहुत ही रैंडम टाइप का मोशन था, टर्बुलेंट मोशन था, ठीक है। यही है, वो वाला जो मोशन था वो टर्बुलेंट फ्लो जैसा है, और जो ये रेस में दौड़ने वाला चीज़ है ये स्ट्रीम लाइन फ्लो जैसा है। तो लिक्विड में ये दो टाइप का फ्लो हो सकता है, स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब रैंडमली, एकदम रैंडम टाइप का, रिगरस टाइप का फ्लो है। फ्लूइड पार्टिकल रैंडमली एक दूसरे के पाथ को, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। जबकि स्ट्रीम लाइन फ्लो में हर पार्टिकल अपने अपने लेन पर चलता रहेगा, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये फर्क है स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में। जो एग्जांपल दिए भगदड़ वाला और जो रेस वाला, वो एग्जैक्टली फिट बैठता है इस टाइप के कंपैरिजन के लिए। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो स्ट्रीम लाइन फ्लो पे बात करने वाले हैं। तो हेडिंग अगर हम लोग डालें टाइप्स ऑफ फ्लो, तो दो टाइप का है, स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड सेकेंड इज टर्बुलेंट फ्लो। तो समझते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है। स्ट्रीम लाइन फ्लो को हम लोग दो पॉइंट से समझ सकते हैं।
समझते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो, यहां पर एक स्ट्रीमलाइन फ्लो चल रहा है। सपोज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये कोई पॉइंट सी। पॉइंट ए ट्यूब में एक पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। पॉइंट ए से जब ये लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो पॉइंट ए से बहुत सारा पार्टिकल पास करेगा। पॉइंट ए ट्यूब के अंदर का कोई पॉइंट है स्पेस में, सिमिलरली बी और सी भी है। तो यहाँ से जब फ्लूइड आ रहा होगा तो पॉइंट ए से अभी कोई पार्टिकल पास किया, फिर बाद में कोई और पार्टिकल पास किया, तो बहुत सारा पार्टिकल पॉइंट ए से पास करेगा, बी से पास करेगा, सी से पास करेगा। तो अब स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल जब ए से पास कर रहा था उस समय उसका स्पीड v1 था, तो ए से पास करते समय उसका स्पीड अगर v1 है तो बाद में जितना भी पार्टिकल ए पर आएगा, जितना भी पार्टिकल ए से पास किया है, उस समय उस पार्टिकल का स्पीड v1 ही होना चाहिए। जितना भी पार्टिकल ए से पास करेगा सारे पार्टिकल का स्पीड v1 रहेगा उस मोमेंट पर। जितना भी पार्टिकल बी से पास करेगा उन सब का स्पीड v2 रहेगा जब वो बी से पास कर रहे हैं। सिमिलरली विथ सी और सिमिलरली विथ ऑल द पॉइंट्स। ठीक है। दूसरा बात, अगर कोई पार्टिकल ए से पास किया और उसके बाद वो बी से और सी से पास किया, मतलब उसके लेन में ये ए बी सी तीनों पॉइंट्स आ रहा है, तो जितना भी पार्टिकल ए से पास करेगा उन सबको बी और सी से पास करना ही पड़ेगा। फिर से सुनना, जो भी ए से, अगर कोई पार्टिकल ए से पास किया और उसके बाद वो बी और सी से पास किया, तो जितना भी पार्टिकल ए पर आएगा उन सबको बी और सी से पास करना ही पड़ेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो में, क्योंकि सबका अपना अपना लेन बना हुआ है। ऐसे अंदर समझ लो कि फ्लो चल रहा है तो बहुत सारा लेन बना हुआ है, कोई लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। अब कोई यहां चल रहा है इस रास्ते पर तो वो इसी रास्ते में यहां से भटक के इधर नहीं आ जाएगा। तो अगर कोई यहां आया है फिर यहां से पास किया फिर यहां से, तो पीछे वाला पार्टिकल जब यहां आएगा तो फिर वो यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, इसी रास्ते को मेंटेन रखेगा। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फ्लो है। सब पार्टिकल्स अपने अपने लेन में चल रहा है, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, जैसा कि रेस में होता है। तो यहां से जो दो पॉइंट हम लोग को समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट, if speed of a particle is v1 when it is passing through A, then speed of all the particles must be v1 then speed of all the particles which pass through A, must be v1 when they are at A। अगर किसी पार्टिकल का स्पीड v1 है जब वो A से पास कर रहा है, तो वो सारा पार्टिकल जो A से पास करेगा सबका स्पीड v1 होना चाहिए जब वो A से पास कर रहे होंगे तब। दूसरा पॉइंट, इफ अ पार्टिकल
passes through A, then passes through A, and then it pass through B and C, then all the particles which pass through A must pass through B and C। तो ये जो दो पॉइंट है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रीमलाइंस का यूज किया जाता है। स्ट्रीमलाइंस एक डायग्राम है ना, जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो का। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रीमलाइंस के बारे में। स्ट्रीमलाइंस क्या है? ग्राफिकल representation of streamline flow is called streamlines। ये स्ट्रीमलाइंस बनाया हुआ है, मान लो ये बता रहा है कि यहाँ पर ये फ्लो चल रहा है लिक्विड का, तो इस फ्लो को दिखाने के लिए स्ट्रीमलाइंस बनाया जा रहा है। और स्ट्रीमलाइंस को ऐसा समझ सकते हो कि ये पार्टिकल्स के मोशन का लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस रास्ते पर वो लोग दौड़ रहे हैं ना, जैसे कि रेस में सारे लोगों के लिए लेन बना होता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं सबका अलग अलग लेन बना हुआ है। तो ये स्ट्रीम लाइंस समझ लो वैसा ही लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ऐसा लार्ज नंबर ऑफ लेन्स है, हम लोग कुछ दिखाए हैं, सब तो बना भी नहीं सकते, इनफाइनाइट होगा। तो ये रास्ता दिखा रहा है कि फ्लूइड पार्टिकल्स किस रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है। तो एक आइडिया लगेगा कि अच्छा फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। पहला प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the streamlines gives the direction of velocity of the fluid particle at that point। ऐसे चल रहा है स्ट्रीमलाइन, ठीक है। तो ये एरो ऐसे बना दिया गया है, मतलब फ्लो इधर चल रहा है। अब किसी भी पॉइंट पर जैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया गया ना, तो इस जगह वाला जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का वेलोसिटी इस मोमेंट पर इस तरफ है अलोंग द टेंजेंट। तो ये पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। दूसरा, डेंसिटी ऑफ streamlines
at a point represents magnitude of speed या magnitude of velocity, speed तो magnitude ही है, magnitude of velocity of the particles, of the fluid particles at that point. स्ट्रीम लाइंस का जो डेंसिटी है किसी पॉइंट पर, वो वहां के फ्लूइड पार्टिकल्स के स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। स्पीड को या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एक ही बात है। अब ये डेंसिटी का क्या मतलब निकला? जैसे डेंसिटी का मतलब है कि लाइंस कितना क्लोज है ना। स्ट्रीम लाइंस जितना पास पास में है डेंसिटी उतना ज़्यादा है, स्ट्रीम लाइंस जितना दूर है डेंसिटी उतना कम है। तो जैसे हम दो पॉइंट को कंपेयर करें, सपोज दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, तो किस जगह पर डेंसिटी ज़्यादा है? तो 2 पर डेंसिटी ज़्यादा है और 1 पर डेंसिटी कम है। तो पॉइंट 2 पर फ्लूइड पार्टिकल्स का स्पीड ज़्यादा होगा और पॉइंट 1 पर कम होगा। तो ये डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइंस जो है ये फ्लूइड पार्टिकल्स के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात क्लियर है, ये हो गया स्ट्रीम लाइन फ्लो और स्ट्रीम लाइंस। अब पूरे डायनेमिक्स में दो इक्वेशन है, जिन दो इक्वेशन से डायनेमिक्स को हम लोग समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बड़ा सीधा सा इक्वेशन है। ये किसी ट्यूब में लिक्विड का फ्लो चल रहा है। अब बाय डिफॉल्ट स्ट्रीम लाइन फ्लो का ही हम लोग बात कर रहे होंगे, चाहे बोला जाए चाहे ना बोला जाए। यहाँ एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर लिक्विड का स्पीड v1 है इस क्रॉस सेक्शन में, यहाँ वाले पार्टिकल्स का स्पीड v1 और यहाँ पर स्पीड है v2। इस जगह पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहाँ पर ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ v1 स्पीड है तो अगले dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितना लिक्विड पार करने वाला है? यहां से v1 dt लेंथ क्रॉस कर जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगले dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितना लेंथ पार करने वाला है? v1 dt। ठीक है, लिक्विड का इतना सेक्शन या इतना लेंथ यहां से क्रॉस कर जाएगा। सिमिलरली अगले dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितना पार करने वाला है? तो यहां पर लिक्विड का स्पीड है v2, तो अगले dt टाइम में यहां से पार करेगा v2 इंटू dt। यहां से v1 इंटू डी पास किया, यहां से v2 इंटू डी, इतना लेंथ यहां से क्रॉस करेगा, इतना यहां से क्रॉस करेगा। इतने पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो गया? तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ये वाला लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला लेंथ, तो a1 इंटू v1 इंटू dt। dt टाइम में यहां इस क्रॉस सेक्शन से कितना वॉल्यूम क्रॉस कर जाएगा? तो ये इतना लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a2, तो a2 इंटू v2 इंटू dt। तो लिक्विड हम लोग इनकंप्रेसिबल मान रहे हैं,
है ना, सिकुड़िया फैल तो रहा नहीं है। जितना वॉल्यूम यहां से एंटर किया उतना वॉल्यूम वहां से बाहर चला गया। वॉल्यूम हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। जितना वॉल्यूम इधर से एंटर किया उतना वॉल्यूम यहां से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बीच में जमा होने का स्कोप तो है नहीं, कंटिन्यूसली फ्लो चल रहा है। तो जितना वॉल्यूम यहां से एंटर किया उतना वॉल्यूम वहां से बाहर चला गया। वॉल्यूम कंजर्व कर दिए हम लोग। A1 V1 dt इज इक्वल्स टू A2 V2 dt। कोई इसको बोल सकता है कि हम लोग मास भी कंजर्व कर दिए। इतना डेंसिटी, इतना वॉल्यूम है, इनटू डेंसिटी कर दोगे तो मास हो जाएगा। जितना मास यहां से एंटर किया उतना मास वहां से बाहर गया। डेंसिटी कांस्टेंट है। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि जितना मास एंटर किया उतना मास बाहर चला गया, या जितना वॉल्यूम एंटर किया उतना वॉल्यूम बाहर चला गया। तो अब इसमें से ये रो इंटू डी टी कैंसिल हो गया और अपने पास इक्वेशन आ गया A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब हम इसको बोल सकते हैं A इंटू V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। A इंटू V क्या चीज है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम फ्लो रेट। इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर हो रहा है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है। चाहे यहां से A इंटू वी का प्रोडक्ट देख लो, यहां से देख लो, यहां से देख लो, कहीं से भी। और ये कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पर बेस्ड है, तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन या मास कंजर्वेशन, कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड है। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम किसी क्रॉस सेक्शन से पार कर रहा है। कैसे ये चीज कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में यहां से 2 मीटर लेंथ निकलने वाला है। हम दिखा रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट क्यों बता रहा है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यूनिट से समझना। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से कितना 2 मीटर लेंथ निकल जाएगा। तो इस लेंथ का वॉल्यूम कितना होगा, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया कर दोगे। तो एक सेकेंड में 2 मीटर निकला, ये वेलोसिटी तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड था। तो एक सेकेंड में 2 मीटर लेंथ निकल गया, मतलब एक सेकेंड में v लेंथ निकल गया, और इस v लेंथ का वॉल्यूम कितना होगा, इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिए। तो ये a इंटू वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम। कितने टाइम में, यूनिट टाइम में। तो ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा, A इंटू वी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा मतलब स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा तो स्पीड कम हो जाएगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है पिचकारी, है ना। पिचकारी हो गया, या छोटा पिचकारी मतलब इंजेक्शन हो गया, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। हम लोग पिचकारी में वो जो उसके हैंडल को इधर से, पिस्टन जो होता है उसको इधर से पुश करते हैं तो इधर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और जहाँ से वो पानी निकलने वाला है उधर का क्रॉस सेक्शन कम है। तो इधर वेलोसिटी कम भी, हम धीरे भी धकेलेंगे तो वहाँ ज़्यादा तेज़ी से पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। एक क्वेश्चन देखते हैं पिचकारी पर। ये एक पिचकारी है, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर,
इसका एरिया है 20 मिलीमीटर स्क्वायर। और ये जो पिस्टन है इसको यहाँ से धकेल रहे हैं, इसको इधर धकेला जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ से पिचकारी से पानी बाहर आएगा v स्पीड से। हम लोग को बताना है कि इस v का वैल्यू कितना है। तो हम लोग लगा देंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1v1 इक्वल्स टू a2v2। यूनिट सब सेम रखना, यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 2 अपॉन इसको पूरे को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 नहीं a1, सबसे पहले तो a1 कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 अपॉन 100 इंटू 100। v1 है 2 डिवाइडेड बाई 100, ये पूरा मीटर पर सेकेंड और मीटर स्क्वायर में आ गया। a2 20 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1000 अपॉन 1000 इंटू v। तो ये पूरा कैंसिल हो गया और वेलोसिटी आ गया 10/20, हाफ मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से देखा जाए तो ये 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से धकेल रहे थे और यहाँ पर पानी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बाहर जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे इक्वेशन पर, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन क्या बता रहा है।